हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव। हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ल्ड, जिस पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं। तो आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी थर्ड यूनिट चल रही थी हमारी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है। इससे पहले भी इस यूनिट में यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन पे क्वेश्चन बहुत सारे जो बन सकते थे, उस तरीके से मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट करवाया है। और अभी बहुत सारा टॉपिक्स में बाकी है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हमको यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में। थर्ड यूनिट ही हमारी मेनली यूकैरियोटिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पे है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, हो सकता है आगे भी आपको एक दो लेक्चर और मिले इस पे। तो स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं होता। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइनें लिखी हुई हैं, इसको समझिए। तो इसके गहराई में जाके देखिए, फिर आपको पता चलेगा। बशर्ते जो भी काम करना है आपको, तो पूरी लगन के साथ करना है। लिखा नहीं है जिस काम में काम करने की हद पार ना हो। और आपका इस टाइम काम क्या है? सिर्फ पढ़ाई। तो पूरा फोकस आपको पढ़ाई पे रखना है। एक एक टॉपिक को इसी तरह से हमको समझते चलना है आगे। तो जीन अभिव्यक्ति के नियमन में जो क्रिया विधि होती है, उसको हम समझेंगे आज। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन जो होता है जीन का, और जीन में क्या डिफरेंस होता है, पूरे जीनोम में क्या डिफरेंस होता है, सब मैंने पहले ही आपको बता दिया है। डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, वो लेक्चर भी आप देखे होंगे शायद। तो इसकी जो मैकेनिज्म है, क्रिया विधि, किस तरह से कंट्रोल करते हैं। अभी तक तो हम यूकैरियोटिक जीन के बारे में पढ़ रहे थे कि ओपेरान इसमें नहीं मिलता है, तो हम किस तरह से उसको कंट्रोल करेंगे। तो उसकी जो मैकेनिज्म है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम क्रोमेटिन रीमॉडलिंग की बात करेंगे। क्रोमेटिन किस तरह से पार्टिसिपेट करता है इसमें, कैसे कंट्रोल करता है जीन के एक्सप्रेशन को। अब मुझे ये ना बताना पड़े कि जीन का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इतनी यूनिट खत्म हो गई, तीसरी भी खत्म होने वाली है। तो जीन का जो एक्सप्रेशन होता है, मतलब किसी पार्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज कर दे, इसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेस हो गई। किसी जीन के पास कोई सूचना थी, उस सूचना को वो प्रोटीन में, प्रोडक्ट में बदल दे, बना दे प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं जीन का एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेस होना। उसको कैसे हम रेगुलेट करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं, यही देखना है यूकैरियोट्स में। तो सबसे पहले क्रोमेटिन रीमॉडलिंग पढ़ना है हमको। क्रोमेटिन रीमॉडलिंग क्या है, किस तरह से खुद को क्रोमेटिन पार्टिसिपेट कराता है उसमें जीन रेगुलेशन में। जैसे कि हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, आपको पता होगा जब बॉडी का विकास होता है, सबसे पहले स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक, फ्यूज करके बनाते हैं जायगोट। ये चीज तो आपको पता ही होगी। ये स्पर्म है और ये ओवम है, शुक्राणु और अंडाणु। जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं निषेचन, तब इससे बनता है जायगोट। क्या बनता है? जायगोट। ये सिंगल सेल है और ये आगे डेवलप करके इसमें कई सारी स्टेजेस आएंगी, सेल बराबर डिवाइड करती जाएगी। ठीक, डिवाइड करने के बाद में इसमें मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, बहुत सारी स्टेजेस आएंगी, आप पढ़े होंगे इससे पहले। विदलन होगा, क्लीवेज। फिर ये भ्रूण बनाएगी, एम्ब्रियो, जिसमें 64 से लेकर 132 सेल के बीच में हम उसको एम्ब्रियो बोलने लगते हैं, भ्रूण। फिर आगे विकसित होके बहुत ही ज्यादा डिवाइड करते करते सेल्स एक पूरा क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाता है। फिर उन सेल में लेवल ऑफ डिवीजन होने लगता है। मतलब यही एक सिंगल सेल है जो हमारी आंखें बनाएगी, कान बनाएगी, हार्ट बनाएगी, लिवर बनाएगी, किडनी, सारी चीजें अलग अलग बनाना है इसको। तो ये ओवरऑल हो क्या रहा है, ये एक प्रकार का जीन के एक्सप्रेशन का कंट्रोल हो रहा है।
ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप सभी चीजें रिलेट कर सकते हो, जितने भी जूलॉजी के टॉपिक हैं ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड या यूकेरियोट के। तो इसमें अगर जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन ना हो तो जितने हमारे ऑर्गन्स हैं ये डेवलप नहीं हो पाएंगे। अब जैसे कि आप ऐसा समझिए, लीवर जो हमारा बना, तो उस लीवर को बनाने के लिए अलग प्रकार की प्रोटीन की और मटेरियल की जरूरत होगी। हार्ट को बनाने के लिए अलग प्रकार के मटेरियल की जरूरत होगी। लेकिन हमारी जो सेल्स हैं, अब ये जो सेल डिवाइड करेगी, ये जाइगोट डिवाइड करेगा आगे युग्मनज, तो जितनी भी सेल्स बनती जाएंगी उन सब के जेनेटिक मटेरियल सेम होंगे, कंप्लीमेंट्री मतलब पूरक होंगे एक प्रकार से। जो कोड इसमें होगा वही कोड इसमें भी होगा। फिर भी ये सेल्स अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स क्यों बनाएंगी, कैसे बनाएंगी, ये हमको पता चलता है जीन अभिव्यक्ति के नियमन की क्रियाविधि से, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग की। फिर से एक बार मान लो, मेल से मेल गैमेट और फीमेल से फीमेल गैमेट मिला, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। अब इस जाइगोट में इन दोनों का मिक्सचर है जीनोम का, दोनों के अंदर की सूचनाएं हैं, लेकिन जो सूचना इसमें है इस जाइगोट में, ये तो आगे फर्दर बदलने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें केवल डिवीजन हो रहा है। तो जो डीएनए इसके अंदर है वो कॉपी होकर दोनों में जा रहा है। अगर मान लो 2C है यहाँ पे, तो आगे इसी में डिवाइड करके 4C बनाएगा। मात्रा मान लो कि 2 ग्राम डीएनए है, सेल डिवाइड करने के टाइम पे उसको डबल करेगी, 4 ग्राम कर देगी, और फिर डिवाइड होगी तो 2-2 ग्राम चला जाएगा। तो यहाँ पे उसके जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है उसमें कोई चेंज तो आ नहीं रहा, केवल वो मात्रा को डबल कर रही, कॉपी कर रही, लेकिन डीएनए के सीक्वेंस तो सेम होंगे दोनों में। फिर एक ही सेल से जो सूचनाएं अलग अलग जा रही हैं वो सेम सूचनाएं, फिर अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स कैसे डेवलप हो गए। तो इसमें पार्टिसिपेट करता है जीन रेगुलेशन वाला पूरा कंसेप्ट। इसी के अकॉर्डिंग हमारे हैंड्स बनते हैं, कान है, नाक है, आंखें हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन सिस्टम है, सब डेवलप होते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट रोल लेवल ऑफ कंट्रोल ऑफ जीन रेगुलेशन। मतलब जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है जीन रेगुलेशन में। ईच सेल कंटेन्स द सेम कंप्लीमेंट ऑफ जीन्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ईच सेल कंटेन्स सेम कंप्लीमेंट ऑफ जीन, मतलब जीनों के पूरक, समान पूरक जीन्स मिलते हैं प्रत्येक सेल में, जितने भी हमारे बॉडी में सेल है। एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स, जो एंटीबॉडी उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, तो उसके अलावा जितनी भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं वो सब सेम कंप्लीमेंट ऑफ जीन वाली है, सब में पूरक जीन्स हैं। द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, मतलब अलग अलग प्रकार के विशेषीकृत अंगों की उत्पत्ति, उनका विकास, अलग अलग प्रकार के स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड सेल्स एंड देयर फंक्शंस in the intact organism depend upon the differential expression of genes। मतलब जो अलग अलग प्रकार के हमारे ऊतक अंग बन रहे हैं ये किस चीज से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। इसको समझो, जैसे कि मान लो थोड़ा सा ये बड़ी सेल्स बनाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्टिंग में जाइगोट था, अब इसमें कुछ डीएनए पड़ा हुआ था, अब इस डीएनए के जो सीक्वेंस थे सेम सीक्वेंस आगे भी गए होंगे डिवाइड करके, इससे 2 सेल्स बनी, मटेरियल कॉपी हुआ, डीएनए के सीक्वेंस तो सेम गए, लेकिन इसमें फर्क कितना होगा, फर्क इतना होगा कि जो जीन होगी
इस जीन का पार्ट हो सकता है कि यहाँ इतना एक्सप्रेस करता हो, ये सीक्वेंस सेम है, सीक्वेंस सेम है सबका, जो सीक्वेंस इसमें होगा मान लो UGC UGC, इसी टाइप से UGC UGC इसमें भी होगा, लेकिन बस फर्क इतना है कि इसमें ये इतना पार्ट एक्टिव था और ये वाला बाकी बचा हुआ इनएक्टिव था। जितना मैंने डब्बे में बॉक्स में बंद किया वो सब एक्टिव पार्ट, बाकी इनएक्टिव है। और इसमें क्या हुआ, ये वाला एक्टिव हो गया और बाकी वाला इनएक्टिव हो गया, समझ रहे हो? तो सीक्वेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे जीन ये वाले, ये जो सीक्वेंस है इसको एक्सप्रेस नहीं कर रही थी, और ये जो सेल्स है इसमें ये वाला पार्ट एक्सप्रेस हो रहा है, ये नहीं। अगर यहाँ का और यहाँ का अगर एग्जैक्ट उसी पोजीशन का DNA के सीक्वेंस देखे जाए तो वो सेम है, लेकिन जो प्रोटीन यहाँ बनेगी वो यहाँ एक्सप्रेस ही नहीं हो रही थी। तो इसी प्रकार से अलग अलग टाइप की सेल्स बनती चली जाएंगी और डिफरेंट रीजन्स पे एक्सप्रेशन होगा। अलग अलग सेल्स में जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होगा, ऐसे मतलब बहुत सारी सेल्स बनेगी। आइडेंटिकल सेल का जो समूह होगा, ग्रुप, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। एक समान कार्य की और आनुवंशिक रूप से जो समान कोशिकाएं होती हैं एक पास बहुत सारे ग्रुप में, उसको हम टिश्यू बोलते हैं, ऊतक। तो इसी तरह से डिवाइड करके जो अलग अलग ऊतक बनेंगे तो उसमें बस डिफरेंस यही होगा, सीक्वेंस में डिफरेंस नहीं हुआ, वो कंप्लीमेंट्री होंगी, लेकिन बस इतना ही डिफरेंस होगा उनमें कि डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन हो रहा है। मतलब अलग अलग टिश्यू में, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग रीजन एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को। इसमें अगर मान लो हम नेमिंग कर दें कि इतना रीजन जो है ये फर्स्ट है, इतने रीजन को सेकंड बोल रहे हैं, इतने को हम थर्ड बोल रहे हैं। इसी तरह से ये जो रीजन है फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो इसमें रीजन सेकंड एक्टिव था और इसमें फर्स्ट रीजन एक्टिव है। तो सीक्वेंस पूरे DNA के सेम है, बट सेकंड और फर्स्ट वाले तो अलग होंगे ना। जो फर्स्ट में यहाँ है वही फर्स्ट में यहाँ रीजन है। सीक्वेंस फर्स्ट रीजन जो है इनके सीक्वेंस सेम है, लेकिन यहाँ फर्स्ट नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, सेकंड एक्सप्रेस कर रहा है और यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेस कर रहा है। अब इसको कंट्रोल करते हैं क्या, क्रोमेटिन फाइबर। मान लो कि क्रोमेटिन फाइबर यहाँ पे एक्टिव, ये जो सेकंड रीजन है यहाँ पे एक्टिव था और यहाँ फर्स्ट वाला एक्टिव था। तो इस टाइप से अलग अलग प्रकार का जब एक्सप्रेशन होगा, रेगुलेशन कंट्रोल के थ्रू अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बनेंगे, तो उनसे अलग अलग टाइप के टिश्यूज का एवोल्यूशन होगा। जैसे ग्लोबिन प्रोटीन की हम बात करें तो हर DNA में ग्लोबिन प्रोटीन को कोड करने की जीन होती है। जितने DNA हैं, एक सिंगल DNA ही हर प्रकार की प्रोटीन्स बना सकता है। जितने भी हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट है प्रोटीन और अमीनो एसिड हार्मोन्स की, एक सिंगल DNA भी वो सब बना सकता है, लेकिन नहीं बनाता है। आपको पता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहीं है हार्मोन बनते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन हैं जैसे ACTH हो गया, TSH हो गया, इसके अलावा उसमें इतने लगभग 10 होते हैं ना हार्मोन। पश्च पिट्यूटरी, अग्र पिट्यूटरी के सब मिलाए जाएं तो बहुत सारे होते हैं। FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, जिसको ADH भी बोलते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स। तो ये हार्मोन जो हैं सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड में ही क्यों बनते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक ग्रंथि है, तो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होगी, तो वहाँ की सेल्स उस हार्मोन को कोड कर रही हैं। तो जबकि जो हमारी स्किन की सेल्स है सेल, उसमें भी तो जेनेटिक मटेरियल कंप्लीमेंट्री, क्योंकि एक ही जाइगोट से तो सारी चीज़ें हमारे बॉडी की बनी, लेकिन हार्मोन्स स्पेशली वही बन रहे हैं। थायराइड में जो थायरोक्सिन बन रहा है T4 T3 वो वहीं बने हुए। इसका क्या मतलब है? क्योंकि DNA में सब हर सेल के DNA में हर चीज़ को कोड करने की कैपेसिटी है, हर प्रोटीन को, हर हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने की सूचना है, लेकिन वो अलग अलग जगह अलग अलग रीजन उसके एक्सप्रेस हो रहे हैं, ऐसे समझिए। मान लीजिए इतना रीजन ये थायरोक्सिन को कोड कर रहा है। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए
मटेरियल कोड कर रहा है, जो कच्चा मटेरियल जो बनाएगा थायरोक्सिन, और इतना पार्ट है जो कि बना रहा है ADH। ये पार्ट मान लो ग्लोबुलिन बना रहा है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, और ये इतना पार्ट मान लो फाइब्रिनोजन बना रहा है, फाइब्रिनोजन। अब ऐसा हो सकता है कि जो थायरोक्सिन ग्लैंड में जो सेल्स हैं, थायरोक्सिन ग्लैंड में जो सेल हैं, उसमें ये वाला पार्ट इनएक्टिव, ये खुद को एक्सप्रेस ना करे। कैसे ना करे? अब इस पे कंट्रोल किया जाएगा। जो थायरोक्सिन में कंट्रोलर होंगे वो इतने पार्ट को कंट्रोल कर देंगे, सिर्फ यही एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी में थायरोक्सिन इनएक्टिव होगा, नीचे के इनएक्टिव होंगे, ADH एक्सप्रेस करेगा। तो इस तरह से कंट्रोल होता है। और एक ही डीएनए में सभी जीन होते हैं, हर चीज को बनाने के लिए जीन होते हैं। एक सिंगल डीएनए सारी चीजों को कोड कर सकता है, इतनी उसकी लेंथ है, उसमें इतने सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन अलग अलग अंगों में अलग अलग तरह से रेगुलेशन होता है और अलग अलग चीजों का कोड होता है। इसीलिए पेप्सिन जहाँ सिक्रीट होता है वहीं सिक्रीट होता है। ऐसा नहीं है कि पेप्सिन सिक्रीट करने वाला जो सूचना है वो हमारी स्किन की सेल्स में नहीं है, वहाँ भी, लेकिन वहाँ वो एक्टिव नहीं है, वहाँ वो कंट्रोल है, रिप्रेस है। ठीक, तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन होता है। यूकैरियोट का जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा टफ है, इसको अच्छे से समझोगे, कई बार आप लेक्चर को सुनोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगला पॉइंट है इसमें, सम ऑफ दीज डिफरेंशियल एक्सप्रेशन इज अचीव बाय हैविंग डिफरेंट रीजन्स। वही बात कर रहे हैं, ठीक, ऑफ क्रोमेटिन अवेलेबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन इन सेल फ्रॉम वेरियस टिश्यू। मतलब अलग अलग टिश्यू में ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्रोमेटिन जो अवेलेबल है उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन उसमें एक्टिव हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लार्ज रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव इन सम सेल्स व्हिल दे आर आइदर एक्टिव और पोटेंशियली एक्टिव इन अदर स्पेशलाइज्ड सेल्स। मतलब क्रोमेटिन के जो रीजन है वो ऐसा हो सकता है कि सम सेल्स में इनएक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव इन सम सेल्स, मतलब कुछ सेल में वो रीजन क्रोमेटिन के भाग, उतना भाग वो इनएक्टिव है, और वही विल दे आर आइदर एक्टिव और पोटेंशियली एक्टिव। मतलब हो सकता है कि अपने आप वो, मान लो एक ये ऊतक है, ये दूसरा ऊतक है, ठीक, तो क्रोमेटिन फाइबर थे इसमें, तो ये पार्ट इसमें इनएक्टिव था। और ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरा टिश्यू है उसमें ये पार्ट अपने आप एक्टिव हो, या अपने आप नहीं एक्टिव है तो इसको बहुत सारे एक्टिवेटर और रिप्रेसर अपने हिसाब से काम करके, या क्रोमेटिन का जीन का रीअरेंजमेंट हो जाए, या क्रोमेटिन रीमोडलिंग हो जाए, उसके थ्रू ये पोटेंशियली एक्टिव की जाए। पोटेंशियली एक्टिव मतलब फोर्स के थ्रू उसको एक्टिव कराया जाए, तो ऐसा हो सकता है। इस लाइन को अच्छे से पढ़िए। लार्ज रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव इन सम सेल्स। मतलब कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिसमें क्रोमेटिन के भाग हैं कुछ लार्ज जो कि इनएक्टिव हैं। वही रीजन फिर दे आर आइदर एक्टिव और पोटेंशियली एक्टिव इन अदर स्पेशलाइज्ड सेल्स। मतलब वही दूसरे सेल में वो एक्टिव हो सकते हैं या फिर पोटेंशियली उनको एक्टिव किया जा सकता है। तो यही हो रहा है, तभी तो अलग अलग सेल्स में अलग अलग चीजें बन रही और सूचना सब में है। लास्ट पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल द डीएनए कंटेनिंग द ग्लोबिन जीन्स। मतलब डीएनए जो है, जैसे कि यहाँ पे ग्लोबुलिन है, यहीं पे ग्लोबिन प्रोटीन हो सकती है, तो ग्लोबिन प्रोटीन कोड करने वाली सूचना हर डीएनए में है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, द डीएनए कंटेनिंग द ग्लोबिन जीन क्लस्टर इज इन एक्टिव क्रोमेटिन इन द रेटिकुलोसाइट। मतलब जो रेटिकुलोसाइट्स हैं, रेटिकुलोसाइट्स सेल का टाइप है, इसमें जो क्रोमेटिन है वो एक्टिव है ग्लोबिन बनाने के लिए। और अगर हम बात करें मसल सेल की, तो मसल सेल में जो क्रोमेटिन है वो इनएक्टिव है, जबकि ग्लोबिन प्रोटीन को बनाने की सूचना डीएनए में होती है, हर डीएनए में जितने भी सेल्स हैं बॉडी में। अगर रेटिकुलोसाइट में बात की जाए तो वहां पे क्रोमेटिन एक्टिव है और ग्लोबिन बनेगा, और मसल सेल में नहीं बनेगा क्योंकि वहां पे इनएक्टिव है। तो इस तरह से क्रोमेटिन पार्टिसिपेट करता है डीएनए। क्रोमेटिन के फोल्डिंग के अकॉर्डिंग ये डीएनए के रीजन अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से एक्टिव होते हैं और अलग अलग जगह इनएक्टिव होते हैं। तो ये चीजें
आपको समझ में आ गए होंगे। इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं इसी में फर्दर। अगली हेडिंग लगाएंगे फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। आपको पता है जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं वो किससे बने होते हैं? सोलेनोइड से। और सोलेनोइड कई सारे न्यूक्लियोसोम से मिलकर बना होता है। और जो न्यूक्लियोसोम होता है उसमें क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन, उसके ऊपर लिपटा हुआ डीएनए। तो डीएनए पर ही जीन है, उसी का एक्सप्रेशन होता है, उसी को हमको कंट्रोल करना है। तो जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है इसको पहले हम बनाएंगे फिर खोलेंगे। क्यों बनाएंगे खोलेंगे? क्योंकि इससे कंट्रोल होता है जीन का एक्सप्रेशन। मान लो ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक, और इससे इसके ऊपर लिपटा हुआ इस तरह से डीएनए, और डीएनए के ही जो रीजन होते हैं वही क्या है? जीन। तो जब तक ये लिपटा रहेगा इस पर, तो जो कुछ फैक्टर होंगे डीएनए पे बाइंड करने वाले, तो इस पे कैसे बाइंड करेंगे? क्योंकि ये इस तरह से मान लो हिस्टोन है और इस पे डीएनए ऐसे लिपटा हुआ है, तो उसके रीजन तो उसमें बाइंड है, तो इसको खोलना पड़ेगा। इसीलिए इसमें प्रोसेस पढ़ना हमको एसिटाइलेशन और डी एसिटाइलेशन। क्योंकि एसिटाइलेशन जब करवाएंगे हम न्यूक्लियोसोम का, तब ये डीएनए का जो कॉइलिंग है अपने आप खुल जाएगी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और न्यूक्लियोसोम लगे किस तरह से होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर सोलेनोइड बनाते हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से नई स्ट्रक्चर याद आ रहा है तो बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ाया है इसको। आप सर्च करोगे न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर, बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, आपको पूरा डिटेल में वहाँ वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको आप देख लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे हिस्टोन के अणु मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते हैं और उस पर डीएनए इस तरह से कॉइल होता चला जाता है। ठीक, यह पूरा बनाता है एक सोलेनोइड। ये सिंगल एक न्यूक्लियोसोम है, ये भी एक न्यूक्लियोसोम। कई सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या बनाते हैं? बनाते हैं एक सोलेनोइड। और सोलेनोइड जो होते हैं गोल गोल, वो देखो ये गोल बन गए ना राउंड शेप में, यही क्रोमेटिन धागे का रूप लेते हैं कंडेंस होके और क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो इसमें एसिटाइलेशन डिसिटाइलेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये डीएनए क्यों लिपट जाता है हिस्टोन के ऊपर? ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये है हिस्टोन प्रोटीन, और इसमें 8 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन होती है, तब ये बनता है पूरा हिस्टोन ऑक्टेट। इसमें H1 प्रोटीन यहाँ पे साइड में लगी होती है, जो कि इस कॉइल किए हुए है डीएनए, तो ये खुल भी तो सकता है। इस पे कोई चीज तुम लपेटोगे, धागा कोई लपेटो, तो फिर जब लपेट के छोड़ दोगे तो तुरंत से खुल जाएगा, खुलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ भी वही प्रोसेस होता है, इसलिए H1 प्रोटीन यहाँ पे इसको बाइंड करने के लिए रहती है। हर एक न्यूक्लियोसोम में H1 प्रोटीन इस तरह से बाइंड किए होगी, उसके मतलब कॉइलिंग को खुलने नहीं देगी, पूरे डीएनए को चिपकाए होगी। तो इस तरह से न्यूक्लियोसोम बनता है। ये आपका है डीएनए, ठीक है। ये 8 प्रकार की हिस्टोन से मिलकर बना है, हिस्टोन प्रोटीन से। ये डीएनए आखिर इस पर लिपटता क्यों है? लिपट जाने के बाद तो H1 प्रोटीन उसको रोके रहती है, लेकिन बात ये है, क्वेश्चन ये है कि क्यों लिपटता है? क्योंकि जो हिस्टोन प्रोटीन है इसमें बेसिक अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। लाइसिन, आर्जिनिन, ये क्या है? बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड मतलब जिसपे क्षारीय अमीनो एसिड, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब भर का। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स है। और डीएनए जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है, निगेटिवली चार्ज, ठीक। डीएनए निगेटिवली चार्ज और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होती है। इसलिए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है, जिसके थ्रू ये इस पे बाइंड कर जाती है। अगर हमको इस डीएनए को खोलना है तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए। जब इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो डीएनए अपने आप उससे खुल जाएगा।
ये इसीलिए तो चिपका हुआ है कि हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे है निगेटिव डीएनए पे, तो अट्रैक्शन के थ्रू ये चिपके हुए हैं। और वो अगर इसमें से कोई एक चार्ज कम कर दिया जाए तो अपने आप अट्रैक्शन कम हो जाएगा और ये खुल जाएगा। तो इसी का पढ़ना है। देखो, फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जीन के अभिव्यक्ति के नियमन में, जीन एक्सप्रेशन के कंट्रोल में। तो इसके जो कुछ पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको समझेंगे। द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ हिस्टोन and DNA provide a barrier against the re-association of transcription factor with specific DNA region। मतलब जब तक ये कॉम्प्लेक्स बना रहेगा तब तक जो स्पेसिफिक कुछ रीजन है डीएनए के, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए अलाउ नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उस पर बाइंड करके अपना प्रोसेस नहीं कर सकते, तो इसका डिसरप्शन फॉर्मेशन ये इसी तरह से होता रहता है। हिस्टोन एसिटाइलेशन एंड डिसिटाइलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट एट ट्रांसक्रिप्शन एट क्रोमेटिन लेवल, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट एट क्रोमेटिन लेवल। जब क्रोमेटिन लेवल पे आएगा तब आपको ये सारी चीजें लिखनी रहेंगी। जो आज का लेक्चर है पूरा एक बना बनाया क्वेश्चन है, और एमसीक्यू तो इसमें से भर मार के आते हैं। एसिटाइलेशन और डी एसिटाइलेशन क्या है? एसिटाइलेशन इज नोन टू अकर ऑन लाइसिन रेसिड्यूज। देखो, ये बेसिक अमीनो एसिड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसकी मात्रा हिस्टोन के अकटक में सबसे ज्यादा है, आर्जिनिन और लाइसिन की। इसी अमीनो एसिड के कारण इसका चार्ज पॉजिटिव है, इसीलिए डीएनए इस पे कॉइल करके चिपक जाता है। ये पॉइंट यहाँ से उठ के आएंगे, किस अमीनो एसिड के कारण ऐसा होता है। ठीक, तो ये सब याद रखना है। ऑन लाइसिन रेसिड्यू इन द इम्यूनो टर्मिनल टेल्स ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, द मोडिफिकेशन reduces the positive charge of these tells, जो इसकी पुच्छ है इस हिस्टोन की, एंड डिक्रीजेज द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हिस्टोन फॉर द निगेटिवली चार्ज्ड डीएनए। मतलब समझे, अगर हम लाइसिन रेसिड्यू कम कर देते हैं तो ये जो मोडिफिकेशन है, मोडिफिकेशन रिड्यूसेस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस टेल्स। मतलब इस मोडिफिकेशन से क्या होगा, इसको कम करने से लाइसिन की मात्रा से, या इसमें कोई और चीज ऐसी जोड़ देने से जिससे कि इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए, इस मोडिफिकेशन से क्या होगा, रिड्यूस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस टेल्स एंड डिक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी या बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हिस्टोन फॉर द नेगेटिवली चार्ज डीएनए, जिससे हमारा काम हो जाएगा, ये कॉइलिंग खुल जाएगी अपने आप। अकॉर्डिंगली द एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन, मतलब अगर हम हिस्टोन का एसिटाइलेशन करते हैं, मतलब एसिटिल ग्रुप लगा देते हैं, और एसिटिल ग्रुप कहाँ से आएगा, बायोकेमिस्ट्री में पढ़े हो, एसिटिल ग्रुप प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी में कहीं भी एसिटिल ग्रुप की जरूरत होती है तो एसिटिल कोएंजाइम ए आ जाता है, एसिटिल कोएंजाइम ए, और वो एसिटिल ग्रुप आराम से दे देता है, तो वही यहाँ भी होगा। अकॉर्डिंगली द एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन्स could result in disruption of nucleosome structure and allows reader access to transcription factors cognate regulatory DNA elements। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिटाइलेशन कराया जाएगा हिस्टोन का, जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा और डीएनए की कॉइलिंग अपने आप खुल जाएगी। द अमीनो टर्मिनल टेल ऑफ हिस्टोन, जिसको H3 बोलते हैं, H3, क्योंकि H2A, H2B, H3, H1 ये सारी प्रोटीन मिलकर हिस्टोन बनाती हैं। That amino terminal tail of histone H3 extends into a pocket which a lysine side chain can accept on acetyl group। ये जो लाइसिन साइड चेन है ये एक एसिटिल ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगी फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम ए बाउंड इन एन एडजेसेंट साइड। तो एसिटिल कोएंजाइम ए एक ग्रुप देगा एसिटिल ग्रुप, वो बाइंड हो जाएगा लाइसिन की साइड चेन से, जिससे कि इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा और डीएनए की कॉइलिंग खुलने लगेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट करिए, इसको नोट करिए, फिर आगे हम बताते हैं। इसी में कुछ पॉइंट और रह गए हैं क्रोमेटिन लेवल पे।
अगली हेडिंग लगाएंगे इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए। किस तरह से डीएनए में मॉडिफिकेशन करके हम जीन को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेशन करते हैं उसका एक्सप्रेस होने से। इसमें मिथाइलेशन करते हैं। मिथाइलेशन आप जानते हो, मेथिल ग्रुप का जुड़ना। मेथिल ग्रुप तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, CH3, ठीक। क्योंकि एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो एल्किल बन जाता है, ये जनरल ट्रेंड है। मेथेन से निकालेंगे मेथिल, एथेन से निकालेंगे एथिल, इसी तरह से मतलब एल्केन से निकालेंगे हाइड्रोजन तो एथिल बनेगा, एल्किल बनेगा। इसी तरह से जिससे भी निकालते जाओगे एन में इल कर देना, ठीक। तो ये मेथिल ग्रुप इसमें जोड़ेंगे हम। इसका मिथाइलेशन और डीमिथाइलेशन करके कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे कि रेगुलेट होता है जीन एक्सप्रेशन। तो मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए में मिथाइलेशन ऑफ डीऑक्सीसाइटिडीन रेसिड्यू, ये कहाँ होता है, डीऑक्सीसाइटिडीन। साइटोसिन आपको पता है साइटिडीन क्यों लिखा हुआ है, आपको पता रहना चाहिए। नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, यूरेसिल होता है। हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो यूरेसिल को हटा देते हैं। एडेनिन है, थाइमीन है, साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये जो साइटोसिन है, हम पहले नाइट्रोजन बेस से क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड, फिर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये जो डीएनए होता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। तो जब साइटोसिन को हम न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड 4 टाइप के बन सकते हैं ना डीएनए में, या तो एडेनिन से बनाओ, या फिर थाइमिन, या गुआनिन, या साइटोसिन। ये सब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हो आप। तो ये जो साइटोसिन है ये जब बनेगा न्यूक्लियोटाइड तो उसको बोलते हैं साइटिडीन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है मिथाइलेशन ऑफ डीऑक्सीसाइटिडीन। मतलब जो साइटिडीन है, साइटिडीन ये किस तरह से पेंटोज शर्करा रहेगी, रिंग, पेंटोज रिंग रहेगी, उसके ऊपर यहाँ पे साइटोसिन लगा होगा, यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा, ठीक है, और सेकंड पे OH नहीं होगा तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीसाइटिडीन। ये साइटिडीन बन जाएगा। डिटेल में स्ट्रक्चर हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम मान के चलते हैं कि आपको ये पता है। तो मिथाइलेशन करेंगे इसका डीऑक्सीसाइटिडीन का। इन डीएनए में इफेक्ट ग्रॉस चेंज इन क्रोमेटिन सो एज टू प्रीक्लूड इट्स एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ये जब मिथाइलेशन हम कर देंगे साइटिडीन का, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होगा साइटिडीन, उसका जब मिथाइलेशन करेंगे तो ये बहुत बड़ा एक चेंज होगा क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर में। क्योंकि सिर्फ एक ही साइटोडिन का नहीं, जितने साइटिडीन होंगे सबका मिथाइलेशन कर देंगे, उसके क्रोमेटिन में लिपटे हुए पूरे डीएनए में जितने साइटिडीन है, तो इससे बहुत बड़ा एक चेंज आएगा जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव हो जाता है। Acute demethylation of deoxycytidine residue in a specific region of the tyrosine aminotransferase gene. Tyrosine aminotransferase gene मतलब डीऑक्सीसाइटिडीन का जब डीमिथाइलेशन कर रहे हैं, पहले हम मिथाइलेशन कर दिए पूरा, फिर उतने रीजन का डीमिथाइलेशन कर रहे हैं। कितने रीजन का, टायरोसिन अमीनो ट्रांसफरेज जीन। एक छोटा सा रीजन है जो कि टायरोसिन अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने के लिए प्रोटीन बनाता है। तो टायरोसिन अमीनो ट्रांसफरेज जीन वाले रीजन में हम डीमिथाइलेशन करते हैं। इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स हैज बीन एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज्ड रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन। मतलब कितनी अच्छी लाइन, इसको समझने की कोशिश करो, थोड़ा टफ है। मान लो पहले हम जितना भी डीएनए था, पूरे डीएनए में जितने साइटिडीन न्यूक्लियोटाइड थे उसका हम मिथाइलेशन करें, मिथाइलेशन से पूरा एक्टिव हो गया। लेकिन वो रीजन जो अमीनो एसिड है, ये जो टायरोसिन अमीनो ट्रांसफरेज रीजन, वहां पे हम फिर से डीमिथाइलेशन करेंगे। मतलब उस मेथिल ग्रुप को जो लगाए थे उसको हटा देंगे। उससे क्या होगा, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स है इससे एसोसिएटेड जो चीजें हैं वो इंक्रीज हो जाएगा उसका ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जीन ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। अब थर्ड आता है इसमें डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। द बाइंडिंग्स ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स टू सर्टेन डीएनए एलिमेंट्स में रिजल्ट इन डिसरप्शन ऑफ न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। मतलब बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ऐसे फैक्टर हैं जो बाइंड करते हैं डीएनए से, जिससे कि न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाता है। में यूकैरियोट जीन्स have multiple protein binding DNA elements।
मतलब जो हम लोगों के अंदर जीन्स हैं उसमें एक से अधिक बाइंडिंग साइट्स होती है, बाइंडिंग एलिमेंट के नंबर एक से अधिक होता है, प्रोकैरियोट की तुलना में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। द सीरियल बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू दीज एलिमेंट में आइदर डायरेक्टली डिसरप्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसोम और प्रिवेंट इट्स रिफॉर्मेशन, इसको दोबारा फॉर्म होने से भी रोकता है। पहले इसके स्ट्रक्चर को तोड़ देगा और तोड़ने के बाद में फिर से तो न्यूक्लियोसोम बन सकता है, क्योंकि समस्या वही है, ये जो अट्रैक्शन वाला माहौल है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच, उसको दूर कर दोगे तो फिर से तो चिपक सकता है। तो वही हो रहा है यहाँ, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए निगेटिवली चार्ज, तो उसमें क्वाइलिंग फिर से हो सकती है। तो ये जो काम है प्रोटीन बाइंडिंग वाला, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट हैं जो डीएनए से बाइंड हो जाएंगे। पहला तो था कि आप हिस्टोन प्रोटीन का जो पॉजिटिव चार्ज था उसमें लाइसिन की मात्रा को कम कर देते और इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता, डीएनए नहीं बनता। दूसरी ये जो लाइन लिखी हुई है इसमें क्या है कि आप डीएनए में ऐसा कुछ करें जो कि इससे ना बाइंड हो। पहले वाले केस में हिस्टोन प्रोटीन में कुछ मॉडिफिकेशन किए जा रहे थे जिसके थ्रू वो बाइंड नहीं करता था, अब डीएनए में मॉडिफिकेशन किया जा रहा है जिससे ना बाइंड करे। तो इसमें क्या होगा, कुछ ऐसे साइट हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट उस पर बाइंड हो जाएंगे जिससे कि ये हिस्टोन से दोबारा से नहीं जुड़ पाएगा और न्यूक्लियोसोम की रिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। दीज रिएक्शंस रिजल्ट इन क्रोमैटिन लेवल स्ट्रक्चरल चेंज दैट इन द एंड इन increase DNA acceptability to other factors and the transcription machinery। ठीक, तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट किया करिए बराबर और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये पूरा हो गया है, मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन लेवल वाला बचा हुआ है जीन एक्सप्रेशन, तो रेगुलेशन जितना भी क्रोमेटिन लेवल पे था वो इसी लेक्चर में था, खत्म हो गया। अब हम ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ट्रांसलेशनल लेवल और पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे देखेंगे। ठीक है, तो इतना ही पार्ट बचा हुआ है, लगभग 2 या 3 लेक्चर आपको इसमें और मिलेंगे अभी 3rd यूनिट में, क्योंकि ये बड़ी यूनिट थी थोड़ी सी। उसके बाद में हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग विधिवत पढ़ाई करते रहें, अगर कोई डाउट है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैक्सिमम बच्चे जुड़े भी हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे जल्दी से। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।